वेलकम बैक टॉम राइडर किंग एपिसोड नंबर 4। अगर आपने इस मानवा का लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट एपिसोड में एक बड़ा सा टॉम्ब अपेयर हो चुका था जिसको फोड़ने के लिए एक दो कंट्री की आर्मी भी आई हुई थी और उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर जोहिनसू टॉम्ब के अंदर चला जाता है और ग्लेफ्स निशान पर अपने चाकू से अटैक करता है। जैसे ही जोहिनसू ने निशान पर अटैक किया तो उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है। नोटिफिकेशन खुलकर जोहिनसू को अवेयर करता है कि इसमें से तेज एनर्जी निकल रही है। वो एनर्जी उठकर काफी ऊपर तक जाती है जिस पर उन दोनों बहस करते हुए बेवकूफों की नजर भी पड़ जाती है और वो जल्दी से उसकी तरफ भागने लगते हैं। उन्होंने आकर देखा तो वहां पर एक गड्ढा बना हुआ था। लिंडा उसमें पत्थर डालकर चेक करती है तो वो पत्थर काफी अंदर तक जा गिरता है और आवाज करता है। ये देखते ही कियोशी उस गड्ढे के अंदर कूद पड़ता है जबकि जोहिनसू पहले से ही उसके अंदर जा चुका था और उसे दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। कियोशी के पीछे पीछे लिंडा भी आ जाती है। वो किसी से कम थोड़ी है और उसे भी गड्ढे में आना ही था क्योंकि उस फोन वाले आदमी ने बोला था कि वो कैसे भी करके ऑब्जेक्ट को हथिया ले। तभी उन दोनों को कुछ आवाज आती है और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक पानी की बड़ी सी लहर उनकी तरफ आ रही थी। वो दोनों बचने के लिए भागते भी हैं लेकिन वो लहर उन दोनों को अपनी चपेट में ले लेती है और वो दोनों डूबने लगते हैं। और वहीं जोहिनसू रास्ता ढूंढकर अंदर जाता है और उसे भी थोड़ा पानी मिलता है। जोहिनसू उसमें एक कीमती चाकू को डाल देता है और उसके डालते ही वहां पर एक बड़ा सा सांप निकलता है जो काफी खतरनाक था। वो अपना मुंह खोलता है और उसमें दो चाकू दिखाई देते हैं, एक सिल्वर कलर का और एक गोल्ड कलर का। वो बड़ा सा सांप सवाल करता है कि जोहिनसू का चाकू कौन सा है। उसकी बातें सुनकर जोहिनसू समझ जाता है कि ये वही फेमस स्टोरी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है कि एक लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी एक तालाब में डाल दी थी तो उसमें से चांदी और सोने की निकल आई थी। साफ शब्दों में बोले तो ये एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि सामने वाला बंदा लालची है या ईमानदार। जोहिनसू साफ मना कर देता है कि उन दोनों चाकुओं में से उसका कोई भी नहीं है। ये सुनकर सांप को लगा कि वो एक ईमानदार लड़का है लेकिन जोहिनसू के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वो जानता है कि अगर वो झूठ बोलेगा तो सांप उसको खा जाएगा या मार डालेगा। वो बड़ा सा सांप अपना मुंह दोबारा खोलता है और उसका असली चाकू दिखाकर फिर से पूछता है कि क्या ये उसका है। जोहिनसू हाँ तो बोलता है। फिर वो एक चाल चलता है और सांप से कहता है कि वो अपने चाकू को देखना चाहता है कि वो असली है या नकली। सांप भी उसकी बात को मान जाता है और जैसे ही जोहिनसू उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी चाकू से वो सांप के मुंह को चीर देता है। सांप कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है, उसे समझ नहीं आता कि ये लड़का सही रास्ते पर था तो इसने धोखा क्यों दिया। इस बात पर जोहिनसू बताता है कि अगर वो इस टेस्ट को क्लियर कर भी देता तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो इनाम सांप उसको देने वाला है वो बढ़िया ही होगा और इस बात के हाईली चांस हैं कि जो रिवॉर्ड उसे मिलने वाला है वो एक श्रापित टूल होगा। इसीलिए जोहिनसू चाहता है कि वो सांप हार मान ले और उसकी बात मान जाए लेकिन इस बात के लिए सांप राजी नहीं है तो जोहिनसू उस पर अटैक करने के लिए चढ़ता है और उसकी पीठ को स्लाइस करने लगता है। जो कोई भी टॉम्ब के अंदर की पहेली को सुलझा देता है तो उसको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं और वो टॉम्ब के अंदर वाले जानवरों के साथ दोस्ती करके काफी ताकतवर भी हो जाता है लेकिन वो ताकत उसको बीमार भी कर देती है। इसीलिए जोहिनसू नहीं चाहता कि ये ताकत उसको बीमार कर दे या उसको कोई और प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। और रही बात दोस्ती की तो वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा और जबरदस्ती सांप से अपनी बात मनवा के रहेगा। जोहिनसू ठान लेता है कि अब वो सांप को इतना मजबूर कर देगा कि सांप को उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। जो कोई भी टॉम्ब के अंदर वाले सामान का इस्तेमाल करता है उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें से पहला है एफिनिटी।
जिसमें यूजर को इतना ताकतवर होना पड़ता है कि वो उस वेपन को चला सके। दूसरा है डोमिनेंस। इसमें यूजर को उस एबिलिटी की जरूरत पड़ती है जिसमें वो ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सके और अपने मन मुताबिक उसका इस्तेमाल कर सके। तीसरा है सिनेग्री, और ये थोड़ा खास है क्योंकि इसमें यूजर को ऑब्जेक्ट के साथ एक तरह का रिलेशन बनाना पड़ता है, जैसे किसी आर्टिस्ट का अपने टूल के साथ होता है। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। जब यूजर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है तो वो जहर भी छोड़ता है, जिससे यूजर की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने अंत की ओर चला जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जोहिंसू ने सांप के साथ दोस्ती नहीं की और उस पर हमला कर दिया। जोहिंसू उस रिलाइक चाकू को सांप के गले में अंदर तक घुसा डालता है और फिर से कहता है कि वो उसकी बात मान ले, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इससे पहले सांप कुछ बोल पाता, उसके अंदर से एक तेज एनर्जी निकलती है और वो वापस से पानी में चला जाता है, जिसके इनाम के तौर पर जोहिंसू को एक सोने की कुल्हाड़ी मिलती है और साथ ही साथ टॉम्ब लूटने की वजह से उसकी एक नई स्किल भी अनलॉक हो जाती है जो उसे टॉम्ब को समझाने में मदद करेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और हो जाती है कि स्किल खुलने से जोहिंसू की एफिनिटी कम हो जाती है। इन सब से जोहिंसू को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। पर अचानक से उसको कियोशी और लिंडा की आवाज आती है जो उस पानी की लहर से बच गए थे। उनके आने से पहले जोहिंसू छुप जाता है और कियोशी खुश होता है कि उसने पानी को ढूंढ लिया जिसमें सामान गिराया जाता है। उसके पास एक रिलाइक ऑब्जेक्ट होता है तो वो उसे ही पानी में डाल देता है, लेकिन उसके सामने कोई सांप नहीं आता, जिससे कियोशी थोड़ा परेशान हो जाता है। जोहिंसू उन दोनों को उस कीमती चाकू से टपकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने नोटिफिकेशन खुलता है और उसे बताता है कि जोहिंसू उसका यूज बस लिमिटेड टाइम तक ही कर सकता है, इसलिए वो ध्यान से उसका इस्तेमाल करे। जोहिंसू को लगा कि वो चाकू का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन टॉम्ब को तो गिरा सकता है, इसलिए वो अपनी कार्रवाई करना शुरू कर देता है। और वहीं कियोशी दुखी हो जाता है क्योंकि उसके फ्यूचर देखने वाले साथी ने बताया था कि यहाँ पर आकर उसको बस एक सामान डालना है और जो क्रिएचर आएगा उससे कोई ऑब्जेक्ट मांग लेना है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, जिससे कियोशी को शक होता है कि उनसे पहले ही यहाँ पर कोई आया और सामान को उठाकर ले गया। लिंडा वहाँ पर किसी के पैरों के निशान भी देखती है, जिससे उनका शक पक्का हो जाता है। वैसे ये दोनों एजेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट लूटने आए हैं। हालांकि जापान के पास भविष्य देखने की ताकत है क्योंकि उनके पास फ्यूचर गाइड है, इसलिए उनको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट और टॉम्ब कहाँ पर खुलने वाला है, इसलिए वो पहले से ही अपने एजेंट को वहाँ पर भेज देते हैं। जोहिंसू सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और टॉम्ब को बंद करने का ऑर्डर देता है। पूरा का पूरा टॉम्ब हिलने लगता है और वो दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं। जोहिंसू भी शॉर्टकट मारकर मेन हॉल के रास्ते वहाँ से निकल लेता है और सीधा अपने अपार्टमेंट जाता है जहाँ से टॉम्ब गायब हो चुका था और सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। अब लोग भी नॉर्मल हो चुके थे और कोई भी डर नहीं रहा था। बाहर निकलने के बाद कियोशी अपने देश में कॉल करता है और पूछता है कि उसको क्रिएचर क्यों नहीं मिला, जबकि उसने अपना रिलाइक ऑब्जेक्ट भी पानी में डाल दिया था। फ्यूचर गाइड का कहना है कि उसने एक बात और बोली थी कि कियोशी के साथ एक कोरियन लड़का भी साथ में होगा, लेकिन इस बात का पता कियोशी को देर से चला और वो कोरियाई लड़का आकर उस ऑब्जेक्ट को उठाकर ले गया। खैर अभी तो उनसे गलती हो गई, लेकिन वो आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे और अपने काम को बखूबी करेंगे। और वहीं पर जोहिंसू अपनी स्किल से पता लगा रहा था कि अगला टॉम्ब कहाँ निकलने वाला है और साथ में वो उस हरामी वॉन की लोकेशन का भी पता निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। तभी उसका रूममेट किम वहाँ पर आता है और जोहिंसू को दूसरी भाषा पढ़ते हुए देखकर हैरान हो जाता है। जोहिंसू उससे भी वॉन के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी कुछ खास अता पता नहीं है।
फिर जोहिनसू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यांगटे के साथियों से जानकारी निकलवाने का प्लान बनाता है। और वहीं पर जियांग गैलरी में वो सब लोग हताश निराश थे क्योंकि उनका बॉस और दीदी दोनों जेल में चले गए हैं और अब उनका कारोबार संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए उनको किसी बॉस की ज़रूरत थी और उन्हें जोहिनसू पर भी काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। इतने में ही उनके पास जोहिनसू का कॉल आता है तो वो लोग उस पर भड़क जाते हैं क्योंकि जोहिनसू ने उनके पेट पर लात मारी है। लेकिन इन सब से जोहिनसू को घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसका कहना है कि उनका गैर कानूनी बिजनेस अब बंद होने वाला है। तो उसके पास उन सब के लिए एक प्लान है। जोहिनसू का कहना है कि वो सब लोग मिडास जाकर वॉन के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और उसको सही सही बताएं। इसके बदले में जोहिनसू उनको काफ़ी सारे पैसे भी देगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जोहिनसू उनको आकर पीट डालेगा और पैसे भी नहीं देगा। ऊपर से जोहिनसू उनसे ज़बरदस्ती काम भी करवाएगा। मिडास अमेरिका के लास वेगास में है और वहाँ पर बड़ी बड़ी नीलामी होती है और जोहिनसू को पूरा शक है कि वहाँ पर वॉन के बारे में जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। उसका कहना है कि मिडास में उन लोगों को जैक कायमान उर्फ जेके के बारे में जानकारी निकालनी है क्योंकि वॉन इस नकली नाम का इस्तेमाल करता है। उन सब लोगों को मजबूरी में जोहिनसू की बात माननी पड़ती है और उनको काम देकर जोहिनसू बाकी रियलाइक ऑब्जेक्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में जोहिनसू एक न्यूज सुनता है कि एक महिला ने खुद को आग लगाकर टपका लिया। इससे जोहिनसू को शक हो जाता है कि टॉम्ब कहीं आसपास ही निकलने वाला है, पर तभी उसकी मुलाकात कियोशी से हो जाती है और जोहिनसू उसे देखते ही पहचान जाता है क्योंकि कियोशी उस टॉम्ब में से जिंदा बचाया था। कियोशी उसको धमकाता है क्योंकि काफ़ी देर से जोहिनसू वहीं पर खड़ा था। उसको ज़्यादा बकवास करते देख जोहिनसू उसके मज़े लेने की सोचता है और जापानीज में उसके साथ बात करने लगता है। अपनी भाषा में बात करते देख कियोशी उसको अपना भाई बंधु समझता है और माफ़ी भी मांगता है। लेकिन फिर जोहिनसू कोरियाई लैंग्वेज में बात करता है तो कियोशी उस पर भड़क जाता है क्योंकि जोहिनसू उसको ट्रोल कर रहा था और ये बात कियोशी को पसंद नहीं आती। जोहिनसू महसूस करता है कि उसके पास एक रियलाइक है जिसकी एनर्जी को जोहिनसू काफ़ी तेज महसूस कर सकता है, लेकिन कियोशी उसको छुपाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। खैर जो भी हो, अब तो जोहिनसू उस रियलाइक ऑब्जेक्ट को हासिल करके ही रहेगा। अपनी बात का जवाब न मिलने पर कियोशी भड़क जाता है क्योंकि वो काफ़ी देर से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी जोहिनसू उसके ऊपर बियर गिरा देता है और माफ़ी मांगता है। उसका कहना है कि बियर को उसने ज़्यादा हिला दिया था इसीलिए गलती से गिर गया। कियोशी अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के पैसे मांगता है, लेकिन फिलहाल जोहिनसू के पास पैसे नहीं हैं और उससे बात को भूल जाने की विनती करता है। उसी वक्त जोहिनसू हाथ लगाकर देख लेता है कि कियोशी के पास 2 रियलाइक ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन फिलहाल जोहिनसू उनको चुराने का प्लान टाल देता है। कियोशी का आईडी नीचे गिर गया था तो जोहिनसू उसको उठाकर देता है। इस बात पर भी कियोशी भड़क जाता है। उसे डर है कि कहीं आसपास लोगों को पता चल गया कि वो एक जापानीज एजेंट है जो कीमती चीज़ों को चुराता है या कलेक्ट करता है, तो उसके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी क्योंकि कोई देश अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को चुराने नहीं देता। खैर फिलहाल के लिए तो कियोशी को चिंता नहीं है क्योंकि वो जोहिनसू को एक आम सिविलियन समझता है, पर तभी उनको काफ़ी तेज और जोर जोर की आवाज़ आने लगती है। धरती कांपने लगती है। जोहिनसू झट से समझ जाता है कि टॉम्ब बाहर आने वाला है, इसलिए जोहिनसू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और कियोशी अपने फ्यूचर गाइड को कॉल करके बताता है कि टॉम्ब निकलने वाला है और वो वहाँ जाने के लिए तैयार है। लेकिन फ्यूचर गाइड उसको जानकारी देता है कि पिछले जिस लड़के ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को चुरा लिया था वो अभी भी उसके पास ही खड़ा है। और एक और जानकारी जो काफ़ी अजीब है, उसमें बताया गया है कि कियोशी को आज के दिन शराब से दूर रहना है, लेकिन जोहिनसू ने तो उस पर बियर गिरा दी, तो अब वो क्या करेगा। उसे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि जिस लड़के ने उसको परेशान करके रखा था वो अभी उसके पास ही खड़ा था
और आज वाले टॉम के लिए भी वो मुसीबत खड़ी करके भाग गया। खैर, उसे इस बात की खुशी है कि उसने उस लड़के का चेहरा देख लिया और अब वो उसे कहीं भी पहचान लेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या कियोशी अब कोई मास्टर प्लान बनाने वाला है और उसका फ्यूचर गाइड आगे उसको क्या बताएगा, और जो हिंसू को अगले टॉम में कुछ मिलेगा भी या नहीं, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।